गाजा के तेल हवा इलाके में कल जब हमारा प्रसारण चल रहा था, यानी फिलिस्तीन के करीब 5 बजे थे और हम उनसे करीब 4 या 5 घंटा आगे, उस समय तेल अल हवा पे एक बड़ा हमला हमास ने कर दिया, जिसमें 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए, 5 सीरियसली, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई और 6 मामूली। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट आई कि उन 6 में भी 3 की हालत गंभीर है, यानी 2 मारे गए, 3 पहले गंभीर, उसके बाद जो 6 मॉडरेटली इंजर्ड जिनको कहा जा रहा था, वो उनमें से भी 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी एक सिचुएशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जेरूसलम में एक बड़ा रैमिंग ऑपरेशन हो गया है, उसमें 2 इजरायली सेटलर्स घायल हो गए। फिर तीसरी बात, ट्रंप का सबसे जो बड़ी खबर है, ट्रंप का जो पीस प्लान क्या है, वो ये कोई पीस प्लान है या फिलिस्तीन को फिर से गुलाम बनाने की कवायद? उसमें अलग अलग लोगों की क्या रिस्पॉन्सेज है, हमास का क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ईरान के मसले पे जो ईरान पे फिर से सैंक्शन लागू करने की बात हुई है, वो पूरी फर्जी साबित हुई। यानी एक खेल खेल रहा था वेस्ट, जिसको ईरान ने एक्सपोज कर दिया कि वो सैंक्शन लगा ही नहीं सकता, और यूएनओ में भी इस बारे में चर्चा हुई। लेबनान में, सीरिया में, इन सारी जगहों पे क्या हुआ। फिर कतार से जो इजराइल की बात हुई है, जो ट्रंप ने कराई, और यह हुआ कि नेतन्याहू ने कतार से माफी मांग ली, उसकी क्या सच्चाई है, ये सारी बातें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये देखिए सारे इसमें टॉपिक्स कवर होते हैं। कल का जो वीडियो था वो आप लोग उस तरह से देखिए, अभी मैंने आपको अपील भी की थी, उसको ज्यादा देखिए, उसमें वीडियोस खूब सारे हैं, अभी भी वक्त है, आप उसको देख सकते हैं। आज 30 सितंबर 2025, 30/9/2025। आज देखिए एक टर्निंग पॉइंट एक तरह से है, क्योंकि ट्रंप का जो प्लान आया है उसको लेके बहुत सारी, एक नए तरह का वो प्लान है, और उसमें उसको रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, उसका क्रिटिक, एक नए तरह का क्रिटिक हम कैसे आपको देंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखिए क्या है कि जो घटना तेल अल हवा में हुई, तेल अल हवा मैं बता चुका हूं आपको कि बिल्कुल गाजा सिटी के एंट्रेंस पे है, वहां नहीं घुस पा रही है इजरायली फोर्सेज नहीं घुस पा रही। 82nd बटालियन आर्मर्ड ब्रिगेड, उसने घुसने की कोशिश की, उसके पास आर्मर्ड कार्स थी, जिनमें उस तरह से नॉर्मल जो असलहे हैं या जो नॉर्मल ग्रेनेड्स हैं या बॉम्ब्स हैं वो असर नहीं करते हैं, वो उनके पास 2 थी। उसके बाद उनके पास इन्फेंट्री की फोर्स थी, करीब 20-25 इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, और ये एक मिलिट्री फोर्टिफिकेशन बनाने जा रहे थे। बिल्कुल आप सोचिए, गाजा सिटी तेल हवा की एकदम एंट्रेंस पे है, वहां पर ये बना लेते तो एक बहुत बड़ी एक बात होती, मतलब इजराइल के लिए, लेकिन ये नहीं बना पाए। वहां पर हमास ने पहले से ही उस एरिया को माइन कर रखा था, और जो खान यूनिस पैटर्न है, जिसके बारे में कल हमने बताया था कि 20 अगस्त 2025 को जो खान यूनिस पैटर्न था, जिसमें 3-4 चीजें हमास ने कंबाइन की थी, एंटी आर्मर प्लस मतलब एंटी आर्मर यूनिट प्लस मतलब जो एक्सप्लोजिव्स लगाती है और रॉकेट लॉन्चर से आरपीजी लॉन्चर से रॉकेट मारती है वो, उसके साथ साथ इन्फेंट्री ट्रूप्स जो कि सीधे मशीन गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इजरायली सोल्जर्स को एंगेज करती हैं, उसके बाद मोटर फायर और फिर फिदाइन, इन चारों चीजों को कंबाइन किया था। आज भी इसमें से कम 3 चीजें कंबाइन की हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए थे, वो एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट किए, और उसमें 5 इजरायली सोल्जर्स जो आर्मर्ड कार में थे, ये देखिए वही एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर EFP, और उसमें पहले 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स आई उसको फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जो हमास की फोर्सेज है, रेजिस्टेंस फोर्सेज, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एंगेज किया, तड़ातड़ गोलियां चली। उधर से फिर आर्मर जो मोटर ब्रिगेड थी, उसने मोटर फायरिंग शुरू की। हमास, मैंने कल वीडियो में दिखाया था आपको कैसे हमास रिट्रीट कर रहा है, हमास की फोर्सेज रिट्रीट कर रही हैं और मोटर फायर चल रहा है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको समझना है बैटलफील्ड टैक्टिक्स, तो कल के वीडियो में आप जाइए, उसमें मैंने पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि 20 अगस्त 2025 को जो खान यूनिस की घटना थी, उसमें कैसे अलग अलग टैक्टिक्स हमास ने कंबाइन की, और आज भी जो तेल अल हवा में हुआ है उसमें ये सारी टैक्टिक्स कंबाइन हुई हैं। उसके बाद देखिए जो इजराइल ने अनाउंस किया, उससे ज्यादा नुकसान IDF का हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हिब्रू मीडिया है,
हिब्रू मीडिया ने खुद कहा कि ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं जो इनकी कैजुअलिटीज हो रही है, और ये हमारी भी रिपोर्ट है कि ये लोग अनाउंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिलिट्री एक दो मिलिट्री बुलडोजर्स भी उसमें हार्म हुए, और मिलिट्री बुलडोजर्स के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स एम्बुश था। इजरायली फोर्सेस फोर्टिफिकेशन बनाने जा रही थी, एक बड़ी संख्या में थी, आर्मर्ड उनके पास व्हीकल्स थे, बुलडोजर्स थे जो कि अभी सामने आया है, इन्फेंट्री थी, उन सारी उसमें सबसे पहले एक्सप्लोजिव छोड़े, उसके बाद इस बार आरपीजी लॉन्चर नहीं मारे लेकिन एक्सप्लोजिव छोड़े, जो उनकी जो स्पेशल आर्टिलरी जो यूनिट होती है वो छोड़ती है, एंटी आर्मर भी जिसका हिस्सा है, और उसके बाद देखिए मशीन गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एंगेजमेंट और फिर मोटर फायर से रिट्रीट कवर करना। ये बिल्कुल क्लियर पैटर्न एक एस्टैब्लिश हो गया। पहली बार इसको हम एक क्लियर पैटर्न के रूप में देख रहे हैं। और ये देखिए इचोलोव और सोरोका, इन दो हॉस्पिटल्स में घायलों की बाढ़ आ गई। आप सोच लीजिए कि ये लोग 11 कह रहे हैं, इसमें से 2 मारे गए। आप समझ लीजिए 22 से 25 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो इन 2 हॉस्पिटल्स में पूरा भरे हुए। बड़ी घटना हो गई। खान यूनिस में तो इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, घायल हुए थे, लेकिन ये उससे भी बड़ी घटना है, और ये कम समय में हमास ने अचीव की। यानी खान यूनिस 20 अगस्त को हमास टेस्ट कर रहा था, और उसके बाद अभी ये जो घटना हुई है इसमें उस टेस्ट के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जिसमें ये क्लियर है कि एज हमास के पास है। अब आप देखिए, अब जेरूसलम में रैमिंग ऑपरेशन हुआ और शूटिंग ऑपरेशन हुआ। उसमें अल खिदिर जंक्शन है बेथलेहम और जेरूसलम के बीच में, वेस्ट बैंक में। जेरूसलम और बेथलेहम के बीच में अल खिदिर जंक्शन है, और उसमें जो एक फिलिस्तीनी फिदाइन, उसने जाके सेटलर्स की जो व्हीकल है उसमें सीधे जाके रैम कर दिया धड़ाम से, और उसके बाद उसने गोली चलाई। उस गोली चलाने में 2 इजरायली मारे गए और वो खुद शहीद हो गया। उसका नाम है मेहदी मोहम्मद अवाद दिरिया। इस शहीद को सलाम, इसने बड़ा काम किया है, और एक तरह से फिर से इजराइल जो एक इजरायली पैनिक है नॉर्थ बैंक में, जो इजराइल डर जाता है वेस्ट बैंक में, वो उसने फिर से रीइंफोर्स किया। लगातार देखिए वेस्ट बैंक में रुकी नहीं रही चीजें, एक के बाद एक। अभी अगस्त में हुई थी 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को हुई, फिर उसके बाद 15-16 अगस्त को हुई, उसके बाद एंड अगस्त में, फिर सितंबर में कम से कम 7 घटनाएं हो चुकी है। और टोटल वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस में भी कितनी घटनाएं हुई हैं सितंबर के महीने में, केवल सितंबर के महीने में, उसका भी आंकड़ा आ गया है, तो वो भी आपको बताएंगे। इस घटना में जो यहां पर हुई बेथलेहम और जेरूसलम के बीच में, इसमें जो इलीट ब्रिगेड है जो वेस्ट बैंक में स्टेशन है, एत्सियोन ब्रिगेड इजराइल की, उसको आना पड़ा, जबकि एक अकेला फाइटर था, उसने 2 सेटलर्स को घायल किया। लेकिन इतना आतंक पैदा हो गया कि इन लोगों को पूरी की पूरी फोर्स भेजनी पड़ी, और उसके बाद उस फोर्स ने, भाई वो तो शहीद हो गया जिसने किया, उसके बाद इन लोगों ने सिविलियंस को परेशान करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इनको असफलता ही हासिल लगी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी ये उस तरह से नहीं कर पा। अच्छा, अब देखिए, अब हम ट्रंप के उस पर आते हैं। ट्रंप का जो इनिशिएटिव है, देखिए इसमें है क्या। इसमें ट्रंप ने ये कहा है कि, और इसमें ट्रंप के साथ साथ अरब देश भी इन्वॉल्व है, उन्होंने, कई लोगों ने तो साइन किया है, ये खबर आ रही है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये खबर आई। ट्रंप के पीस प्लान के हिसाब से 72 घंटे में जब से हमास एक्सेप्ट करे, उसके 72 घंटे में हमास को सारे जो होस्टेजेस हैं वो रिलीज कर देने हैं, और उसके बदले में इजराइल 25 जो हमास के प्रिजनर्स जो कि लाइफ टर्म गुजार रहे हैं उनको रिलीज करेगा, और करीब 2000 जो गाजा से 7 अक्टूबर के बाद उठाए, खासतौर पे औरतें और बच्चे, उनको इजराइल रिलीज करेगा 72 घंटे। लेकिन इन 72 घंटों में इजराइल विड्रॉ नहीं करेगा, जो हमास की बेसिक मांग थी। इजराइल विड्रॉ नहीं करेगा, इजराइल पीछे हटेगा, और वो पीछे कहां तक हटेगा ये अभी स्पेसिफाइड नहीं है, वेग है, लेकिन उसमें है कि इजराइल लड़ाई बंद कर देगा, पीछे हटेगा, और एड, भारी संख्या में एड आएगी। लेकिन इसमें सुनने में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे देखिए पेच है, और वो पेच क्या है, वो पूरा एक तरीके से फिलिस्तीन की आजादी पे, फिलिस्तीन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी पे एक
ऐसा प्रहार है जो कोई विश्वास नहीं कर सकता। मतलब अब ये देखिए कि ये जो रूलिंग क्लास है, जो दुनिया को रूल करना चाहता है, अमेरिका, इजराइल और नेटो कंट्रीज, ये कैसे किस किस तरीके से नए नए फॉर्मूले इजाद करते हैं। हालांकि सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जमीन पे जनता ने हथियार उठा लिए। जमीन पे जनता ने हथियार उठा लिए। जब भी जमीन पे जनता हथियार उठाती है, तब तक सारे प्लान रूलिंग क्लास के फेल हो जाते हैं। अब आप देखो कि इसमें क्या बात, इसमें यह है कि अल्टीमेटली इसके बाद 72 घंटे जब ये बीत जाएंगे, इजराइल सेना विड्रॉ कर जाएगी थोड़ी सी, गाजा छोड़ेगी नहीं, और कहां तक विड्रॉ करेगी ये भी नहीं क्लियर। फिर एक पीस काउंसिल बनेगी, जिस पीस काउंसिल का चीफ जो है बाहरी होगा, फिलिस्तीनी नहीं होगा। और इस पीस काउंसिल में ना फिलिस्तीनी जो पैलेस्टीन अथॉरिटी महमूद अब्बास गद्दार की है वो भी नहीं रहेगी, और हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। दूसरी बात, हमास को सरेंडर करना पड़ेगा अपने हथियार। हमास जो लोग सरेंडर करेंगे उनको एमनिस्टी दी जाएगी, माफ किया, मतलब सो कॉल्ड इनकी तरफ से माफ किया जाएगा। माफ तुम क्या करोगे, तुम गुनहगार हो। और उसके बाद जो हमास के लोग छोड़ना चाहें गाजा स्ट्रिप, उनको छोड़ने की इजाजत दे दी जाएगी। फिर ये पीस काउंसिल जो है, इसमें जो लोग रहेंगे वो कुछ फिलिस्तीनी रहेंगे, ज्यादातर बाहरी रहेंगे। एक अरब फोर्स आएगी जो इस पीस काउंसिल को मतलब इसकी चीजों को लागू कराने में मदद करेगी। अब अरब फोर्स को भी वेग छोड़ दिया गया। वो ऐसा भी नहीं है कि इजिप्ट, कतार और यहाँ की फोर्सेस आएंगी और उसको इंप्लीमेंट करेंगी, वो इस चीज को देखेंगी कि उसकी शब्दावली ऐसी है। उसमें ये नहीं है कि अरब फोर्स आके इजराइल के जो इजराइल ने अगर वायलेट किया, तो क्योंकि पिछली संधि 19 जनवरी की इजराइल ने वायलेट की, तो इस नए उसमें ये भी नहीं है कि अगर इजराइल ने वायलेट किया तो अरब फोर्सेस रिटेलिएट करेंगी। नहीं, उसमें यह है कि एक डिसआर्म्ड, एक हथियार विहीन एक एपॉलिटिकल गाजा हम बनाएंगे। हथियार विहीन एपॉलिटिकल, यानी पूरा जो फिलिस्तीनी आंदोलन था उसके जो राजनीतिक एस्पिरेशंस थे, जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी, जो राजनीतिक मंसूबे थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने राजनीतिक रूप से। अब आप सोचिए, भारत की आजादी कोई देता हो, कहता कि यहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी, कांग्रेस नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी, मतलब जो भी पार्टी बनी आजादी के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहेगी, सोशलिस्ट नहीं रहेगी, बीजेपी, जनसंघ बीजेपी भी नहीं रहेगी। इसको एक कोई टेक्नोक्रेट जो है बाहर से, इंग्लैंड से आके, वही इसको देखेगा। आजादी मिल गई, लेकिन वो अंग्रेज देखेगा। कोई राजनीति नहीं होगी बिल्कुल, और उसमें केवल जनता को कुछ राहत सामग्री दी जाएगी। मतलब तुम गाजा के लोगों को भिखारी बना देना चाहते हो, उनको अपने रहमो करम पे रखना चाहते हो। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो कि हम इसमें अरब कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगी, कितना इन्वेस्ट करेंगी, क्या डेवलपमेंट करेंगी। पूरे गाजा को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या वो वापस वो बिल्डिंग्स बनाएंगी। अब इसमें तो ट्रंप का क्या है, वो तो ये भी कह देगा कि हमारा रिवेरा बनेगा, यहां बहुत स्वर्ग बन जाएगा। ये पहले कह रहा था कि गाजा के लोगों को डिस्प्लेस करो, यहां हम अपना ट्रंप टावर बनाएंगे। वो नहीं हो पाया। 9 लाख लोग टिक गए गाजा सिटी में, नहीं हो पाया। तो अब ट्रंप ये ले आए हैं कि अच्छा तुम लोग रहो, तुमको हम बहुत डेवलपमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमास हट जाएगा, पैलेस्टीन अथॉरिटी भी नहीं रहेगी। और फिर कह रहे हैं कि ये पीस काउंसिल शासन करेगी, और इस पीस काउंसिल में टोनी ब्लेयर और इस तरह के संदिग्ध, बहुत ही बदनाम, जिनके हाथ लाखों लोगों के खून से सने, और यहीं पर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो इसको ओवरसी करेंगे। अरब नेशंस इसको सपोर्ट करेंगे। अरे भाई, इसका कोई मोडालिटीज तो दो कि कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या उनकी भूमिका रहेगी। इजराइल ने फिर से हमला किया तो क्या लोग करेंगे। इजराइल तो, अगर हमास की वजह से इजराइल कर रहा है गाजा में, तो वेस्ट बैंक में क्यों कर रहा है? वहां तो उस तरह से हमास नहीं है, तो वेस्ट बैंक को एनेक्स क्यों कर रहा है? तो गाजा को वेस्ट बैंक से एक तो ये लोग सेपरेट कर देंगे, गाजा को ये फिलिस्तीनी किसी भी नेशनल प्रोजेक्ट से अलग कर देंगे। ये जो ट्रंप का प्लान बहुत ही खतरनाक है, गंदा प्लान है ये, बिल्कुल ईविल, इट्स एन अनमिटिगेटेड ईविल प्लान। गाजा को वेस्ट बैंक से अलग कर दो, उसको एक इंटरनेशनल पीस काउंसिल के हवाले कर दो, और वो उसमें विकास की बातें करो, बातें केवल, और इजरायली फोर्सेस वहां रहेंगी। वेस्ट बैंक को अपने हाल पे छोड़ दो। हालांकि ट्रंप ने कहा कि हम
नेतन्याहू को अलाउ नहीं करेंगे वेस्ट बैंक एनेक्स करने का, लेकिन कल को वेस्ट बैंक को भी इस तरह से कर देंगे। अरे भाई, तो तुम जो फिलिस्तीनी आजादी की जो पूरा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन फिलिस्तीन को अभी रिकग्नाइज किया गया, जो फ्रांस और इंग्लैंड ने सबने रिकग्नाइज किया है, उसका क्या होगा? वो राष्ट्रीय नहीं होगा, वो केवल फर्जी, केवल एक थ्योरी में होगा। उसके बाद यूएन में जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, उसको अब सीट मिलने की बात है, उसका क्या होगा? देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस प्लान को पूरा एक फर्जी प्लान, ये बिल्कुल एक गलत प्लान के रूप में दिखाती है। फिर कतर और इजराइल की जो बातचीत कराई है, जिसमें नेतन्याहू ने अपोलोजाइज किया है, वो भी फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप नेतन्याहू कह दे भाई ये कतर, तो उसको क्या जाता है। और ये बात आ रही है कि नेतन्याहू ने कतर को कॉल किया और ट्रम्प भी थे, कॉन्फ्रेंस कॉल थी, तीनों लोगों में बातचीत हुई और उसमें नेतन्याहू ने सॉरी कहा। अरे सॉरी कहने से क्या होता है? कतर को कुछ कंपनसेट तो करो। जितने लोग मारे गए हैं कतर में, उनको कंपनसेशन की बात हुई। उसके बाद ट्रम्प के भी प्लान में आप देखिए, जो नुकसान इजराइल ने किया है, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, वो करीब 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स में जाता है। इजराइल उस नुकसान को तो भरे। तुम चलो ये कह देते कि अच्छा ठीक है, हमास को हम नहीं चाहते, इसको नहीं चाहते, लेकिन इजराइल 5 ट्रिलियन डॉलर लगाएगा गाजा की रिकंस्ट्रक्शन में। अब बताओ, ये होती एक इजराइल को एक पनिशमेंट, लेकिन नहीं, वो भी नहीं, कुछ नहीं, इजराइल की कोई भूमिका नहीं। अरब देश डेवलप करेंगे। अरे अरब देश क्यों डेवलप करेंगे? क्या मजाक है ये? फर्जी बात है बिल्कुल। ट्रंप को जूता लेके इस समय सही करना चाहिए। अब देखिएगा, और उसके खिलाफ तो, ट्रंप के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होगा वहां, क्योंकि अमेरिका में भी लोग बहुत नाराज हैं और पूरी दुनिया में जनता जो है सड़क पे वो उसको बिट्रेयल मान रही कि ट्रंप ने धोखा दिया है दुनिया को, ट्रंप्स हिस्टोरिक बिट्रेयल। अब उसके बाद जो गाजा फ्लोटिला आगे बढ़ रही है, उसमें जो स्पेन और इटली और तमाम देश जो उसको कंपनी कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी घटना है और वो उसकी तरफ फोकस शिफ्ट हो गया। और वहां पर जो जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए, कई ड्रोन हमले किए, उन ड्रोन हमलों के जवाब में कुछ इंटरनेशनल शिप्स भी गई, जैसे आज ही नहीं, शायद कल स्पेन की एक शिप थोड़ी, जो गाजा फ्लोटिला की एक शिप थी, वेसल थी, वो थोड़ी उसको नुकसान हुआ था, तो उसको इवैक्यूएट कराया गया। स्पेन ने अपनी शिप में लोगों को बैठाया। ऐसे ही ग्रीस ने भी किया था पहले, जब वो ग्रीस के पास से गुजर रही थी। तो इस तरीके से इंटरनेशनल फोर्सेस गाजा फ्लोटिला को हेल्प कर रही हैं। तो हमास इसको रिजेक्ट कर देगा, इस प्लान को, क्योंकि हमास के पहले जो तमाम और फोर्सेज हैं, जो मॉडरेट फोर्सेज जिनको कहा जाता है, अल अहरर मूवमेंट है, पॉपुलर फ्रंट है, ऐसे बहुत सारी फोर्सेज हैं पैलेस्टीनियंस, उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह, फिलिस्तीनी राष्ट्र की कोई राजनीतिक बात तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम वही बात है कि हम सिंगापुर बना देंगे, दुबई बना देंगे। अरे कैसे बना दोगे भाई? क्या उसका प्लान है? क्या आउटले है? क्या बजट है? कौन पैसा लगा? और इजराइल को कोई पनिशमेंट नहीं, जिसने 65,000 से ऊपर सिविलियंस को मार दिया, जिसमें 70% औरतें और महिलाएं, मतलब महिलाएं और बच्चे हैं, और उसको कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं। तो ये तो देखिए, अब हमास लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, आने वाले कम से कम 3 से 5 साल, और पूरी तैयारी है हमास की। जनता भी गाजा की तैयार है। हालांकि ये जो एक शगुफा छोड़ा है ट्रंप ने, अब इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, अब ये आप देखिएगा राजनीति होगी इस पे। अरब देश कुछ कहेंगे, अरब देश तो बिकने को तैयार ही रहते हैं। अरब देश कुछ कहेंगे, कुछ अनसन बोलेंगे कि नहीं इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन सवाल ये, राइटिंग में क्या है, लिखित क्या है? लिखित में ऐसी कोई बात नहीं है जो गाजा को जरा सी भी रिलीफ देती है, जरा सी भी, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर भी अरब देशों ने उस पर साइन किया। किसने किसने साइन किया वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, इतना सीक्रेट इसको रखा गया। तो इट्स अ टोटली फैसिस्ट प्लान। वही बात है, ट्रम्प्स हिस्टोरिक बिट्रेयल, ये हर जगह जो प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, ट्रम्प्स हिस्टोरिक बिट्रेयल। अच्छा, अब देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात जो आई है कि ईरान को लेके देखिए, जो सारी कवायदें जो पूरी चल रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा उसमें एक तरह से लोचा है। अच्छा, लोचा क्या है कि ईरान के इस प्लान में जो एक यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन
जो यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन हुआ था, जो 2015 में जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में जो करार हुआ था, जो न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था 2015 में ओबामा के समय, जिससे 2018 में ट्रंप विड्रॉ कर गया। तो उसमें जो यूएन रेजोल्यूशन अभी वो रेजोल्यूशन जस का तस बना हुआ है। और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि अमेरिका ने यूनिलैटरली विड्रॉ किया, ईरान विड्रॉ करता अलग बात थी, अमेरिका ने विड्रॉ किया, तो उसके हिसाब से सैंक्शंस आप नहीं लगा सकते हैं ईरान। और फिर जो पुराना एक रेजोल्यूशन है, जो पहले इसके 2015 के पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि ईरान पर सैंक्शंस लगेंगे, वो रेजोल्यूशन खत्म हो गया था जब ये 2015 का रेजोल्यूशन आया। अब इसके बाद अगर इंग्लैंड, जो E3 है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने अगर फिर से स्नैपबैक मैकेनिज्म लगाने की बात करी, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि ये कुछ लगा ही नहीं सकती है, इनको अधिकार ही नहीं। और सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना खुल के आ गए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, ईरान को न केवल अपने सिविलियन न्यूक्लियर पावर को रिटेन करने का अधिकार है, बल्कि अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो आगे भी बढ़ सकता, क्यों नहीं बढ़े? जब सारे देश न्यूक्लियर हो रहे हैं तो ईरान क्यों ना हो? अब यहां पर मतलब अगर देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर है और उसको अमेरिका कोर्ट कर रहा है, इंडिया न्यूक्लियर है, बहुत सारे, नॉर्थ कोरिया है, तो ईरान क्यों नहीं हो सकता? तो अब देखिए, ये जो पूरी बात है, यहां पर जाके मामला फंस जाता है और ईरान के पक्ष में हो जाता है। और ईरान अपने इस पक्ष को रख रहा है, प्रेस, टीवी और तमाम जगह आर्टिकल्स आए हैं, पूरी पोजीशन आई है, चाइना और रशिया के बयान आए बकायदा। उन्होंने कहा है कि इस सवाल पे हम सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में ये पास होना पड़ेगा कि 2015 का जो रेजोल्यूशन है उसको खत्म करके पुराने रेजोल्यूशन को हम रिवाइव करेंगे, अगर ईरान पे और सैंक्शन लगाने। लेकिन वो सारी जो कवायद है वो पहले सिक्योरिटी काउंसिल से पास तो हो, सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया, चाइना वीटो कर देंगे, खत्म बात हो जाएगी। जैसे अमेरिका वीटो कर देता है जो भी इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आता है, चाइना और रशिया कर देंगे। ये देखिए पूरी स्थिति है इस समय, और ये ब्रॉडली ईरान के पक्ष में है। और ईरान के पक्ष में लेबनान की स्थिति भी होती चली जा रही, क्योंकि लेबनान में कम से कम 46 जगहों पर आज प्रदर्शन हुए हैं, 46, जिसमें लेबनान में एक ये कॉल दी गई है कि इजराइल के खिलाफ मोबिलाइज करो। और ये कॉल हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली नहीं दी है, ये जो अमल मूवमेंट है, जो एक ब्रॉड कोलेशन है हिजबुल्लाह का, उसकी कॉल है। और उसने जब ये बात कही है तो ये एक पूरी सिविल सोसाइटी में बात गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेसिडेंट जोसेफ आउन है, जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस वहां जो 33% है, उनको रिप्रेजेंट करता है, वो उन लोगों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। एक यूनाइटेड फ्रंट टाइप बन रहा है, शिया पॉपुलेशन में लेबनान की और मैरोनाइट क्रिश्चियंस में, और सुन्नी भी, जो सुन्नियों का एक हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद वाला हिस्सा है लेबनान में, वो भी साथ है। जो ये नवाब सलाम है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ये अलग गुट में हो, अल शरा टाइप, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरिया में वही बात हो रही है। सीरिया में भी ईरान, जो अभी तक ये था कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार नहीं पहुंचा पा रहा है, जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, तो जुलानी को एक्चुअली जो सीरिया में एक विद्रोह टाइप स्थिति बनी, अभी जो मैंने कल जिसका जिक्र भी किया और आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए थे, जिसमें सीरियंस सीधे सीधे कह रहे हैं कि गाजा, अगर सीरिया की रिजीम मुस्लिम है तो उसे गाजा में के लिए जिहाद डिक्लेयर करना चाहिए। वो सारी बातें अल शरा के लोगों ने उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश की, कम्बैट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा।